जय हिंद क्लास। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे। शुरुआत ही हो जाती है कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जो भी जीव हैं, जीवों के अध्ययन को ही हम क्या कह देते हैं? जीव विज्ञान कह देते हैं। या कहते हैं सजीवों के अध्ययन को ही हम क्या कह देते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है वो बायोस और धन लॉजस से बना हुआ है। लॉजस, अब लॉजस से बना हुआ है। बायोस मीन्स हो जाता है लाइफ, और लाइफ मीन्स जीवन। लॉजस मीन्स हो जाता है स्टडी, और स्टडी को तो आप जानते हैं क्या कहते हैं? अध्ययन कहते हैं। तो कह सकते हैं जीवन के अध्ययन को ही हम क्या कह देते हैं? बायोलॉजी कह देते हैं। और अगर इसका जनक पूछा जाए, बायोलॉजी का जनक पूछा जाए, तो अकेले बायोलॉजी का जनक पूछा जाए तो क्या हो जाते हैं? इसके जनक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु है, ठीक है। अब देखो, बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटते हैं। एक तो हो जाता है जूलॉजी और एक हो जाता है बॉटनी। क्या हो जाता है? जूलॉजी, और एक क्या हो जाता है? बॉटनी हो जाता है। एक क्या हो जाता है? जूलॉजी, और एक क्या हो जाता है? बॉटनी। अब जूलॉजी क्या हो जाता है? ये जंतु विज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान को ध्यान से समझना। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें सभी जंतुओं का ही अध्ययन किया जाए। क्या किया जाए? जंतुओं का, ठीक है। तो अब ऊपर किया था जीवों का, लेकिन जीव में जंतु और पादप दोनों हैं, तो हम पादप अब यहाँ पे बता रहे हैं जूलॉजी कि जंतुओं के विज्ञान के अध्ययन को ही हम क्या कह देते हैं? जूलॉजी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जूलॉजी। और जूलॉजी के भी अगर जनक आपसे पूछे जाते हैं तो जूलॉजी के भी जनक कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। अरस्तु है, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है जहां से ये जानकारी मिलती है वो हिस्टोरिया एनिमलिज्म है, और उसमें क्या, उससे इनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो आपको समझ में आ गया कि जूलॉजी किसे कहते हैं? कि जंतुओं के अध्ययन को ही क्या कह देते हैं? जूलॉजी कह देते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इसके बाद बॉटनी। बॉटनी क्या होता है? इसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। अब बॉटनी देखो, वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति में जो भी जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका एक ही नाम आप हमेशा याद रखना। क्या? पादप। क्या याद रखना? पादप। तो कह दें कि पादप, अब पेड़ पौधे न कह के हम कहते हैं पादपों के अध्ययन को ही हम क्या कह देते हैं? पादपों के अध्ययन को ही वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पादपों के अध्ययन को ही वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे, उनके अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और इसके जनक पूछे जाते हैं तो जनक इसके जनक, इन्हें कह सकते हैं इसके पिता कौन हो जाते हैं? इसके जो जनक हैं बॉटनी के, वो थियोफ्रैक्टस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थियोफ्रैक्टस हो जाते हैं। फ्रैक्टस, ठीक है। और उनकी अगर पुस्तक पूछी जाए तो वो हो जाती हिस्टोरिया ऑफ प्लांटारम हो जाता है। प्लांटराम हो जाता है। इनकी पुस्तक हो जाती हिस्टोरिया प्लांटराम, ठीक है। इतना नहीं पूछा जाता है, इनके जनक पूछे जाते हैं कि जूलॉजी के जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हो जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस है। और ऑल ओवर अगर जीव विज्ञान के जनक पूछे जाए तो वो कौन है? अरस्तु है। अब हम बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं तो हम शुरू से ही चैप्टर भी शुरुआत करते हैं। अगर जीव विज्ञान की सबसे छोटी इकाई देखी जाए तो वो क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। जैसे अब आप ऐसे समझो, कोशिका कैसे छोटी इकाई? जैसे आप कोई घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मान लो कोई घर बना रहे हैं। घर जब भी बनाते हैं तो घर जब भी बनाएंगे, चलो यहाँ लिखते हैं, घर बनाते हैं तो पहले क्या लाते हैं? ईंट लाते हैं। क्या लाते हैं? ईंट लाते हैं। अब ईंट लाने के बाद उससे क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। और दीवार बनाने के बाद उससे क्या बनाते हैं? कमरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कमरा। और कमरा बन जाता है तो बन के क्या तैयार हो जाता है? घर हो जाता है। क्या हो जाता है? घर हो जाता है। उसी प्रकार इस जीव विज्ञान में हो जाता है।
मानव की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है? कोशिका हो जाती है। अब कोशिका, इसमें क्या पहले क्या बनता है? देखो क्या हो जाता है? कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। कोशिका से जब आगे बढ़ते हैं, कोशिका से आगे जोड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? उत्तक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उत्तक बन जाते हैं। और उत्तक जब मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं? अंग बन जाते हैं। और अंग जब आपस में सज जाते हैं तो क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। समझ में आया? जिस प्रकार मानव की सबसे छोटी इकाई क्या, जैसे अब मैंने आपकी घर की छोटी सबसे इकाई क्या बता दी थी? ईंट बता दी। क्या बता दी? ईंट। वैसे ही मानव की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। अब कोशिका को जो वैज्ञानिक नाम है, उसे अंग्रेजी में जो वैज्ञानिक नाम है उसमें साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो आप ये समझ गए सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तो कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइटो। और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। मानव की अगर सबसे छोटी इकाई देखी जाए तो ये तो बता ही दिया कि है कोशिका। अब जब भी कोई होता है तो उसकी क्या होती है? खोज हुई होती है। तो इसकी भी कोशिका की खोज जो है ना, किसने कहा कि ये कोशिका है? तो उसके लिए रॉबर्ट हुक ने इसकी क्या थी? खोज की थी। अब अगर हम आपके इसके इतिहास में चले जाएंगे कि उन्होंने पेड़ के छाल ली, उसे खींचा, ये तो सब हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है। मात्र जो क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम की नजर रखते हैं उन पे विशेष ध्यान देना है, बाकी इतिहास को ज्यादा छोड़ना है। इतिहास पढ़ पढ़ के ही दुखी है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना है कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका सबसे छोटी इकाई समझ ही गए। अब कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। और रॉबर्ट हुक ने, अब मान लो जब भी, अब मान लिया सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और कोशिका जब भी किसी से खींचोगे छोटी इकाई तो उसके लिए हाथ से तो नहीं पकड़ सकते, क्या लाओगे? हुक लाओगे। क्या लाओगे? हुक। तो आप याद रखना कैसे कि जब हाथ से नहीं खींच सकते हैं तो कोशिका क्या है? सबसे छोटी इकाई। तो याद रखना रॉबर्ट हुक। क्या? रॉबर्ट हुक। तो कब की? 1665 ईस्वी में। अब ये जो कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका। अब ये सीधी सी बात, तुम किसी से हुक को खींचोगे तो वो जिंदा रहेगा? नहीं जिंदा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो रॉबर्ट की जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कितने में की थी? 1665 ईस्वी में। और वो भी मृतक कोशिका थी। और मृतक जो कोशिका होती है उसे नेफ्रोस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। और इसके अध्ययन को नेफ्रोसिस कह देते हैं। जो मृत कोशिका होती है उसे नेफ्रोस कहते हैं और इसके अध्ययन को नेफ्रोसिस कह देते हैं। इसी कारण जब इन्होंने कोशिका की खोज की तो इसी कारण रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। जब हुक ही आया तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो फादर ऑफ क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इनकी अगर पुस्तक देखी जाए तो वो माइक्रोग्राफिका पुस्तक थी। क्या थी? माइक्रोग्राफिका थी। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? अब जीवित कोशिका की बात आ जाती है। क्या आ जाती है? जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज जो है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्या की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की बात की जाए तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की। कब की? 1674 ईस्वी। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, और इनकी जो पुस्तक है उसे सीक्रेट ऑफ नेचर कहते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं? सीक्रेट ऑफ नेचर। देखो राइटिंग में थोड़ा थोड़ा समझौता करते रहना आप, वल्ला जब हो जाता है तो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, तो जीवित कोशिका के मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जबकि जीवित कोशिका की बात की जाए तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। देखो एंटनी वॉन मीन्स जन्म हुआ है ना, तो जन्म, वॉन छुपा हुआ है, ल्यूवेनहॉक, तो एंटनी वॉन नाम में ही लग रहा है कि जीवित कोशिका है। तो ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की। अब इसके बाद जो कोशिका सिद्धांत आता है उससे पहले ये पढ़ लेते हैं कि सबसे छोटी क्या है और सबसे बड़ी कोशिका क्या है। इसके बाद कोशिका के सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। अब देखो जब सब ये हो गया उसके बाद ये देखा जाता है क्या छोटा है क्या बड़ा है।
तभी तो देखा जाता है। तो अब आ जाते हैं इसके बाद, अगर पूछा जाए कि जो कोशिका खोज हो ही चुकी है, अब कोशिका के बाद अगर सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो वो माइक्रोप्लाज्म की होती है। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्म की होती है। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्म। और सबसे बड़ी अगर कोशिका की बात की जाए तो वो किसकी हो जाती है? शुतुरमुर्ग की क्या हो जाती है? अंडे की हो जाती है। किसकी हो जाती है? अंडा की। शुतुरमुर्ग के अंडा की। इसके बाद आ जाता है सबसे लंबी अगर कोशिका की बात की जाती है तो वो तंत्रिका तंत्र हो जाती है। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है? बिना जो भी ब्रेन में लगा हुआ है वो सब क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो उसी को कह देते हैं सबसे लंबी जो है वो किसकी है? तंत्रिका तंत्र की है। किसकी है? तंत्रिका तंत्र की है। और अगर सबसे बड़ी, अब मानव में ये तो ऑल ओवर हो गया, ये क्या हो गया? सब में हो गया। जब सब में ऑल ओवर पूछा जाए, जब मानव ना लिखा हो, अगर क्वेश्चन में आगे मानव लिखा है तो आपको विशेषकर ध्यान से देखना है। क्या करना है? विशेषकर ध्यान से देखना है। मानव में अगर बात की जाती है तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो जाती है? अंडाणु की हो जाती है। किसकी हो जाती है? अंडाणु की हो जाती है। अब अंडाणु क्या? ओवम, जो महिलाएं होती हैं जो फर्टिलाइजेशन, जनन करने के लिए जो अंडाणु उनमें बनता है उसी को क्या कहते हैं? अंडाणु महिलाओं में। तो अब ये आगे पढ़ाएंगे, जब जनन चैप्टर बताएंगे तब उसमें बताएंगे। तो अभी ये समझना है कि अंडाणु क्या है, ठीक है? तो जनन के समय जो महिलाओं में अंड जो बनता है उसी को क्या कह देते हैं? अंडाणु, ठीक है? ऐसे ही सबसे छोटी अगर कोशिका की बात की जाए तो वो किसकी हो जाती है? शुक्राणु की हो जाती है, स्पर्म की हो जाती है, मानव स्पर्म की हो जाती है। और अगर बात की जाए कि कोशिका की जो सबसे लंबी कोशिका आपको बता ही दी, क्या? तंत्रिका तंत्र। ऊपर भी बता दी। तो हमेशा चाहे मानव में हो चाहे किसी में हो, सबसे अगर लंबी कोशिका पूछेगा तो वो किसकी हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र की हो जाएगी, ठीक है? अब थोड़ा समझने की बात ये हो जाती है, यहीं पे बता देते हैं, बाकी आगे फिर नहीं। देखो क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र ब्रेन में होता है। अब ब्रेन को जो सबसे लंबी कोशिका होती है, यहां पे कोशिका विभाजन नहीं होता है। सुन लो, जहां कोशिका विभाजन हो रहा होगा, जहां भी, जैसे आपके मान लो यहाँ चोट लगी तो यहाँ कोशिका विभाजन अगर हो रहा है तो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा? सही। जो भी चोट वोट लग जाती है वो सही होना भी, नई कोशिका बने या उन्हीं में से टूट के, तो वो अभी इसी में पढ़ ही लेंगे तो फिर बताएंगे। तो वो क्या हो जाता है? कोशिका विभाजन हो जाता है। अब ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में कोशिका विभाजन सबसे कम होता है। अभी आगे जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझा देंगे ब्रेन में क्या होता है। कोशिका, अगर सर में कोई चोट लग जाती है तो इतनी जल्दी सही नहीं होती है। तो सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ब्रेन, यानी कि सिर में होता है। और सबसे तेज कोशिका विभाजन अगर देखा जाए तो किसमें होता है? लीवर में। देखा हो कई लोगों का लीवर खराब हो जाता है और फिर डॉक्टर कह देता कि ऐसे ऐसे करो, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? लीवर अपने आप क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, ठीक है? तो क्या हो जाता है? सबसे जो तेज कोशिका विभाजन है वो किसमें होता है? लीवर में होता है। और सबसे कम जो कोशिका विभाजन होता है वो किसमें होता है? ब्रेन में होता है। इसी कारण देखा होगा ट्रैफिक पुलिस हमेशा इसी कारण जोर देती है कि आप क्या लगाओ? हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। क्योंकि अगर सर में चोट जिसके भी लग जाती है फिर वो सही नहीं होती है। अगर यहाँ टूट फूट जाओगे तो वो सही हो जाता हाथ पैर का, लेकिन सर में अगर फूट भी गए तो वहां पे कोशिका विभाजन होता नहीं है। अब वो बता देंगे क्यों कोशिका विभाजन नहीं होता, वो आगे समझा देंगे। अगर यहीं पे बताने लगेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद देखते हैं कोशिका के क्या देखते हैं? सभी अंग देखते हैं। देखो इसके बाद कहा था कि कोशिका के अंग देखते हैं, लेकिन कोशिका के अंग देखने से पहले देख लेते हैं कोशिका का एक सिद्धांत और रह गया था। मैंने आपको छोटी बड़ी कोशिका बताने के बाद बताया था कि कोशिका सिद्धांत जो था वो स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। और उनकी पुस्तक जो स्वान की थी वो पुस्तक थी सेल, वहां से ये बात पता चली थी। तो कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था, इन्होंने कहा था कि मानव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जैसे आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, जैसे घर बनाते हैं तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है? ईंट। ऐसे ही मानव के सबसे
अंग छोटी इकाई अगर देखी जाए तो वो क्या हो जाएगी, कोशिका हो जाएगी। ये किसने बात कहा था, स्लाइडन ने ये सिद्धांत दिया था, स्लाइडन तथा स्वान ने। तो ये क्या कहलाता है, कोशिका सिद्धांत कहलाता है। अगर पूछा जाए भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक अगर पूछे जाए या पिता पूछे जाए तो A.K. शर्मा याद रखना, क्या रखना, A.K. शर्मा। अब आ जाते हैं कोशिका के अंग, क्या आ जाते हैं, कोशिका के अंग। पहला ही आ जाता है कोशिका झिल्ली आ जाता है, क्या आ जाता है, झिल्ली। अब देखो ऐसे समझो, कोशिका झिल्ली क्या होता है, जंतु तथा पादपों में पाया जाता है। अब समझना ये है कि जब भी कोई आप सामान लेते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो आपको पॉलीथीन की आवश्यकता होती है, उसी में सब रखेंगे। ऐसे ही कोशिका में भी अंग होते हैं, तो उनको सबको कवर अप करने के लिए तो वो क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती, क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। सबको रखने के लिए क्या होती है, कोशिका झिल्ली। अब यह जंतुओं में भी होती है, पादपों में भी होती है। और जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जो आवश्यकता वस्तुएं होती हैं उनको आने देती, बाकी सबको नहीं आने देती है। अब कहोगे अर्धपारगम्य, जब रसायन विज्ञान का क्लास कराएंगे तो बताएंगे वहां पे अर्धपारगम्य झिल्ली। अभी आप इसका सीधा सा उदाहरण समझ लो, ऐसी झिल्ली जैसे आप चाय पीते हैं, तो चाय जब भी पीते हैं तो चाय छानते हैं और चाय की पत्ती अलग रह जाती, चाय अलग निकल जाती, तो वो भी एक तरीके कैसी है, झिल्ली है। बिल्कुल ऐसी झिल्ली कह सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली हो जाएगा। अब आ जाता है कोशिका का अंग, कोशिका झिल्ली समझ गए। जितने भी कोशिका के ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, सेंट्रोसोम होगा, वो सब किसके अंदर होंगे, कोशिका झिल्ली के अंदर। अब क्या आ जाता है, कोशिका भित्ति। यह क्या होता है, यह केवल पादपों में पाई जाती है। अब पादप में आपको बता चुके, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब क्या है, पादप। तो यह केवल पादपों में पाई जाती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, क्योंकि शुरुआत में ही जो मृत कोशिका खोजी तो वो ही यहीं से आई थी। तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और इसका क्या होता है, ये सेलुलोज की बनी होती। किसकी बनी होती है, सेलुलोज। अब सेलुलोज आएंगे बताएंगे आपको सेलुलोज क्या है। जो मार्कर देखते हैं ये भी सेलुलोज ही है, क्या है, सेलुलोज है। जितनी भी आप कागज देखते हैं वो भी क्या है, सेलुलोज का बना होता है। ये बोर्ड देख रहे हैं ये भी किसका है, सेलुलोज का है। तो समझ गए। तो ये कोशिका भित्ति क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये पादपों में पाई जाती है। पादपों में क्या है, पादप जो है वो जो मानव है उससे ज्यादा वो पादप झेलता है, क्योंकि ऐसा ही धूप में खड़ा रहता तो उसे अतिरिक्त झिल्ली कोशिका के चाहिए। अब आदमी ही मान लो खड़ा हो जाता, उसे खकोरने लगता है, तो क्या हो जाएगा, उसे क्या चाहिए, अतिरिक्त सुरक्षा चाहिए। तो उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद आ जाता है, देखो इस जो कोशिका भित्ति होती है वो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। क्या होती है, काइटिन की बनी। अब कोशिका के बाद हम कोशिका के अंगों पे, ये तो अंग दो आप समझ गए। जितने भी अंग होंगे वो किसके अंदर होंगे, कोशिका झिल्ली के अंदर। झिल्ली पे भी अतिरिक्त, जैसे मान लो ये कोई झिल्ली है, ठीक है, ये झिल्ली, और इस पे अतिरिक्त सुरक्षा दे दी तो वो क्या हो जाएगी, कोशिका भित्ति हो जाएगी। अब आ जाता है कोशिका का अंग, पहला ही आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को सूत्रकणिका कहते हैं। इसकी खोज जो है अल्टमैन ने की थी। किसने की थी, अल्टमैन ने। यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र लगा देंगे, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। हम माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र लगा देंगे, उसमें देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो जाएगा, खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। अब यहाँ पे समझना है ऐसे कि यहाँ पे आ गया ऑक्सीशोषण। मानव की सबसे छोटी इकाई मैंने आपको क्या बता दी, कोशिका। अब कोशिका में जो श्वसन होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण कहते हैं। ये अब आगे जब आप परिवहन पढ़ाएंगे तो उसमें परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण क्या होता है। कोशिका के जो बाहर के अंग होते हैं उनमें सब में क्या होता है, अनऑक्सीशोषण। जो कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें ऑक्सीशोषण होता है। जो हम खाना खाते हैं वो उसका मान लो अच्छा पदार्थ जो भी गया वो सब कहाँ पहुंचेगा, कोशिका के पास। कोशिका के फिर अंदर चला जाता है। अंदर कहाँ पे पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में तब होगा ऑक्सीजन की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो वो जो श्वसन होगा वो ऑक्सीशोषण होगा। और यहाँ पे जब ऑक्सीशोषण हो जाएगा तो जो ऑक्सीशोषण के बाद जो खाना पचाने की जो क्रिया चलती उसी को ग्लूकोज बनाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसी को कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। अब जो बन के आया है उसे क्या बदल देते हैं, एटीपी में बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं, एटीपी। और जो 38 एटीपी क्या हो जाते हैं, 36 प्लस के 2, अभी आपको आगे ये बात समझाएंगे। जो 38 एटीपी बन जाते हैं मिलके क्या बना देते हैं, एक ग्लूकोज को बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ग्लूकोज
ग्लूकोज को बना देते हैं। और ग्लूकोज को बनाने जब बन जाता है तो अब ये जो ग्लूकोज होता है इसी को हमसे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं, शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति गृह या पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं, शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की दीवारें होती हैं ये वाली, जैसे आप इसमें देख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इसकी दीवारें होती हैं, ये इसकी, उसको आंतरिक जो दीवारें होती हैं उनको क्या कहते हैं, क्रेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उनको क्रेस्टी कहते हैं। और यह कैसी दोहरी संरचना होती है, कैसी होती है, दोहरी संरचना होती है। ठीक है, कैसी संरचना होती है, दोहरी संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आप ज्यादा यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाए, या तो खोज किसने की थी, या तो ये पूछेगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, या इसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं। बस इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, या दोहरी संरचना, ये तो क्वेश्चन। ठीक है, अब राइबोसोम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राइबोसोम। ये भी कोशिका, क्या माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, ठीक है, क्या पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इसी के अंदर एक अंग होता है, वो क्या होता है, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम की अगर खोज पूछी जाए तो प्लाडे ने की थी। किसने की थी, प्लाडे ने। और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसको, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। क्या है, सबसे छोटा अंग है। और यह सर्वात्रिक कोशिका अंग है। ऐसी कोई कोशिका नहीं है जिसका राइबोसोम ना हो। तो सबकी सब कुछ, किसी की हो, चाहे वायरस की हो, चाहे कुछ ऐसे वायरस की हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, कहीं केंद्रक की कमी होगी, कहीं किसी की कमी होगी। वायरस की कोशिका भी बताएंगे। इसी में कोशिका दो प्रकार की हो जाती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो उसमें बता देंगे। बहरहाल ये समझो कि ऐसी कोई कोशिका नहीं होगी जिसमें राइबोसोम ना हो, प्रत्येक का राइबोसोम होगा। तो इसे सर्वात्रिक कोशिकांग है। और यह दो प्रकार का होता है, एक 70S का और एक 80S का। जो 70S का होता है वो कोशिका भी दो प्रकार की हो जाती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। जो बहुत ही, जैसे मान लो कोरोना वायरस है तो उसकी जो कोशिका होती है, कोरोना वायरस भी तो कोई कोशिका रहा होगा, तो उसकी जो कोशिका होगी वो किसकी बनी होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की बनी होगी। किसकी बनी होगी, प्रोकैरियोटिक। ऐसी कोशिका बहुत ही ज्यादा अति सूक्ष्म होती है, तो जो अविकसित होती है उसी को क्या कह देते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जो विकसित होती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कह देते हैं। ये 70S है। S4 होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, यानी कि घुलने की क्षमता। ठीक है, और 80S ये क्या हो जाएगा, 80S ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट हो जाएगा। ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कोशिका के अंग हो गए। इसके बाद आगे और देखते हैं।